हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे, तो सीधा चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे सामने जो पहला टॉपिक आता है वो है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। जैसा कि यार हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, दो बड़े बड़े अलायंस हमें देखने को मिल रहे थे, दो सुपर पावर के अलायंस थे। एक था यूएसए हमारा और एक था हमारा यूएसएसआर। तो अब देखने को ये मिल रहा था यार कि पूरा वर्ल्ड ना शार्पली डिवाइड हो गया था दो बड़े बड़े अलायंस में। और जितनी भी स्टेट है ना कोई अलायंस ज्वाइन कर रही थी, मतलब जितनी भी कंट्री है वो किसी ना किसी को ज्वाइन कर रही थी ताकि वो दूसरे ग्रुप से बच सके। भाई अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करोगे तो दोनों का आप पे दबदबा आएगा। अगर आप एक को ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट आप बाकियों से सेफ रहोगे, क्योंकि आप किसी को ज्वाइन करो चाहे ना करो, आपके बाजू वाले स्टेट ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब यहाँ तीन स्टेट है, उन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया तो वो आपको फोर्स करेंगे यूएसएसआर को ज्वाइन करने के लिए। तो या तो आप यूएसएसआर के साथ हो जाओ या फिर आप यूएसए की शरण में चले जाओ भैया कि मुझे इन तीनों से बचाओ। तो हर स्टेट पे कोई ना कोई अलायंस ज्वाइन करना पड़ रहा था। हालांकि एक और ऑप्शन आया था जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेन हमें ये चीज देखने को मिल रही थी यार। तो अगर हम बात करते हैं यार स्मॉलर स्टेट्स की, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन लोग बहुत डर के मारे ही ज्वाइन करते थे। उनको कुछ ना फायदे भी होते थे। सुपर पावर को भी छोटे छोटे स्टेट से फायदे होते थे और स्टेट को भी सुपर पावरों से फायदे होते थे। सबसे पहले हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि स्मॉलर स्टेट्स को क्या फायदा होता था। तो भाई देखिए, हर स्टेट के लोकल राइवल्स होते हैं। मतलब उनके जो रीजनल लेबर होंगे मोस्टली वही राइवल बन जाते थे। इंडिया का आप देख सकते हैं, हमारा पाकिस्तान से चलता रहता है, चाइना से चलता रहता है। तो ऐसे ही सबका चलता था। तो अगर आप कोई अलायंस ज्वाइन करते थे, कोई ग्रुप ज्वाइन करते थे, तो आपको प्रॉमिस मिलता था प्रोटेक्शन का, वेपन का। आपको इकोनॉमिक एड भी उन लोग प्रोवाइड करते थे, इसलिए लोग ज्वाइन कर लेते थे ताकि वो अपने राइवल से बच सके। भाई उन लोग डराए तो उनसे लड़ सके, उनसे बच सके। तो ये हमें देखने को मिलता था। ये जो अलायंस सिस्टम बनता जा रहा था यार, ये पूरी दुनिया को इससे डरा के रख दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक यूएसएसआर की हो जाए और एक यूएसए की हो जाए। ऐसा पूरा यूरोप में हमको देखने को मिल रहा था। सबसे पहले अगर हम यूरोप की बात करते हैं यार, तो पूरा जो वेस्टर्न यूरोप का साइड था वो यूएस के साथ हो गया था, इसलिए हम उसको वेस्टर्न अलायंस बोलते हैं। और ईस्ट यूरोप जो था वो हमारा यूएसएसआर के साइड हो गया था, इसलिए आपने सुना होगा उसको हम ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं। इससे आपको क्लियर होगा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है उसके बाजू वाला पूरा पार्ट है, आपको मैप से और क्लियर होगा, वो यूएसए के साइड हो गया था और ईस्टर्न वाला हमारा यूएसएसआर के साइड हो गया था। फिर इसके बाद यार हमारे सामने मैप आते हैं। अगर आप लेफ्ट वाला मैप देखेंगे तो इसमें वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स की बात करी गई है, रेड उसमें, ग्रीन वाले में अदर कम्युनिस्ट नेशन और फिर अदर कंट्री। अब वॉर्सो पैक्ट क्या होता है ये हम आगे अभी देखने वाले हैं, अभी आप सिर्फ इस मैप को एक बार देखिए। और इसका तो जो राइट वाला मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड्स में भी पॉलिटिकल साइंस में मैप से कई बार आ जाते हैं। तीन चीज याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब हमारा यूएसए के जो अलायंस और यूएसए है। सेकेंड वर्ल्ड मतलब हमारा यूएसएसआर और उसके मेंबर। और थर्ड वर्ल्ड से हमारा मतलब होता है वो ऐसी कंट्रीज जिन्हें दोनों ही अलायंस को ज्वाइन नहीं किया है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बारे में। बाकी वॉर्सो पैक्ट नाटो के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो यार अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, नाटो क्या होता है, ये वॉर्सो पैक्ट क्या होता है, अच्छे से समझिए आप। एक ग्रुप है चार पांच लोगों का, एक सिंपल सा ग्रुप है जिन लोग मिलकर काम करते हैं। कुछ दिन चल जाएगा, ये पांच लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इनको अपने आप को फॉर्मेलाइज करना पड़ेगा। अपने ग्रुप का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ नाम होता है कि लोग हमको पहचाने, भाई ऑर्गेनाइजेशन किसका है, इसके कितने मेंबर हैं। सेम यही चीज हमारे यूएसए और यूएसएसआर ने करी थी। तो सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न अलायंस की बात करते हैं, मतलब यूएसए वाले की बात करते हैं, इनने भी अपने आप को फॉर्मेलाइज किया था एक ऑर्गेनाइजेशन में। और इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अप्रैल 1949 को एग्जिस्टेंस में आया था, याद रखिएगा। नाटो है मतलब इन्हें अपने आप को एक नाम दिया था। ये एसोसिएशन में 12 स्टेट्स थे जिनने डिक्लेयर किया था यार कि जो भी ये मेंबर हैं यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के, इनमें अगर किसी पर भी हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। तो सब बराबरी से हिस्सा उसमें लेंगे। मतलब एक दूसरे को सेफ्टी की पूरी इनने गारंटी करी हुई थी यार, और एक दूसरे को मदद करने का भी इनने वादा किया था। और अगर इनके अपोज में हम ईस्टर्न अलायंस की बात करते हैं यार, तो इनने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। वेस्टर्न वालों ने, यूएसए वालों ने नाटो बनाया था, यूएसएसआर वालों ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। ये बना था 1955 में। और इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या था यार, नाटो की जितनी भी फोर्सेस है यूरोप में उनको काउंटर करना। मेन मुद्दा इसका यही था कि नाटो की फोर्सेस को हमें काउंटर करना है। तो याद रखिएगा डेट्स भी और नाम भी, नाटो और वॉर्सो पैक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाते हैं। इसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं जो हमारे इंटरनेशनल अलायंसेस होते थे, कोल्ड वॉर में अलायंसेस चल रहे थे, ये मेनली ये देखकर होते थे भाई सुपर पावर जितनी उनको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन पूरा करते थे, स्मॉलर स्टेट्स कितनी है, सब देखकर अलायंसेस बनते जाते थे। अलायंसेस बनाने के बहुत तरीके होते थे। कई बार छोटे स्टेट खुद ज्वाइन करते थे, कई बार उनको फोर्स किया जाता था। पूरा हमें देखने को ही मिलता है। हमने पहले भी देखा है, बार बार हम यूरोप की बात कर रहे हैं क्योंकि यूरोप एक मेन अरीना है हमारे ये पूरे कोल्ड वॉर के एरिया में। यहाँ सुपर पावर का सबसे ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती है।
तो यार जैसा कि कई बार स्मॉलर स्टेट अपने आप ज्वाइन करते थे, लेकिन वो कई बार नहीं करते थे ना, तो उनको मिलिट्री पावर के उसमें किया जाता था, मिलिट्री पावर के मदद से उनको अपने ग्रुप में लिया जाता था। इसका एग्जाम्पल आता है भाई हमारे यूएसएसआर ने जो ईस्ट यूरोप को किया था, अपनी मिलिट्री पावर से उनको अपने कब्जे में रखा था। इनका कहना था भाई जो ईस्ट यूरोप है ये यूएसए को ज्वाइन ना कर ले, इसको दबदबा बना के रखो, अपनी मिलिट्री पावर का यूज करो ताकि अपना अलायंस ना छोड़े। तो यह हमें पूरा देखने को मिलता था। तो हमें समझ में आता है कई बार फोर्स भी किया जाता था, कई बार कुछ मदद करी जाती थी छोटी छोटी कंट्री की कि आप हमें ज्वाइन कर लो, हम आपको ये मदद करेंगे वो करेंगे, और नहीं करते तो फोर्स किया जाता था। भाई जितना बड़ा सुपर पावर का अलायंस होगा उतना उसका दबदबा होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिलती थी। तो हमें देखने को मिलता है यार कि अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ यूएसएसआर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आर्मी थी, उनकी आर्मी पूरे समय वहां रहती थी और उनको पूरा उन लोग इन्फ्लुएंस करते रहते थे। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद यार अगर हम वापस बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए ने और भी अलायंस बनाए थे, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में बनाए थे, वेस्ट एशिया में बनाए थे, इससे और भी अलायंसेस वहां पर बनाए थे। अब उनके नाम क्या थे? एक था भाई सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म इनके याद रखिएगा, बोर्ड में कई बार आ जाता है कि फुल फॉर्म बताइए आप सेंटो का, सीटो का। तो ये और अलायंस इन्हें बिल्डअप करे थे अलग अलग रीजन में, अपना अपना दबदबा सब बना रहे थे। यहाँ पर यार मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ। अभी जितना हमने कोल्ड वॉर पढ़ा, तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है आखिरी में किसकी जीत होने वाली है, वेस्टर्न अलायंस की कि ईस्टर्न अलायंस की? और रीजन भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भाई अब जैसे हमारे यूएसए ने अपने अपने अलायंस बनाए, सीटो बनाया, सेंटो बनाया, तब यूएसएसआर भी शांत नहीं बैठ सकता था, और उस समय हमारा कम्युनिस्ट चाइना भी इमर्ज हो रहा था। तो हमारा यूएसएसआर और स्टार्टिंग में यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि आइडियोलॉजी मैच करती थी। इन दोनों ने क्या किया इसके रिस्पॉन्स में, इन्हें नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक, इन कंट्री से अच्छे रिलेशन बना लिए। मतलब ये भी अपने अपने एक अच्छे रिलेशन करते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूएसए को इन्हें छोड़ दिया यार कि आप अपने अलायंस बनाते रहो, इनने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। तो भाई कुल मिला के कोल्ड वॉर ने थ्रेटेंड कर दिया था कि पूरा वर्ल्ड दो बड़े अलायंस में अब डिवाइड होने वाला है। अब इसके बाद यार मेन प्रॉब्लम क्या हुआ? बहुत सारी नई कंट्री थी जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी। भाई वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो बहुत सारी नई कंट्री ऐसे जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी। फ्रांस ब्रिटेन की कॉलोनीज थी ये, अब इनको आजादी मिली थी। इनको इतना डर लग रहा था यार कि अभी अभी तो आजादी मिली है, फिर से अलायंस ज्वाइन करके क्या गुलाम बनना पड़ेगा? अलायंस नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे? तो बहुत ही इन लोगों को अलग प्रॉब्लम आई थी इंडिपेंडेंट कंट्रीज को। इसके बाद फिर क्रैक्स एंड स्प्लिट्स भी हमें बहुत देखने को मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि अलायंस बन गया तो बन गया, उसमें भी थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती थी, कई लोग ज्वाइन करते थे फिर लड़ाई कर लेते थे। इसका सीधा एग्जांपल है कम्युनिस्ट चाइना की लड़ाई यूएसएसआर से हो गई थी 1950s में, लेट 1950s में। ये पूरा हमको देखने को मिलता है, मुठभेड़ हो गई थी इनकी। फिर 1969 में तो सीधे वॉर पर उतर आए थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था इनका। एक छोटी सी ब्रीफ वॉर इनकी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पक्के दोस्त थे तो हमेशा के लिए दोस्त बन गए। यूएसएसआर चाइना अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में इनकी लड़ाई हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज भी हो रही थी, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स का अपना नाटक चल रहा था, इनका अपना चल रहा था। साथ ही साथ एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट भी चल रहा था, वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जैसा कि चैप्टर के नाम में भी आता है। ये एक नया तरीका मिल गया था इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अलायंसेस से बचने का। अब उसके बारे में भी हम पूरा देखेंगे यार, पर उसके पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। वो आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, और ये बोर्ड में बहुत बार देखने को मिल जाता है कि भाई सुपर पावर्स को अलाइज बनाने की जरूरत ही क्या थी, उनको और मेंबर लेने की जरूरत क्या थी? वो तो अपने आप में इतने पावरफुल थे कि छोटे छोटे स्टेट अगर पूरे एक भी हो जाए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अलायंस बनाने की इनको क्या जरूरत आ रही थी? जैसा यहाँ इसमें दिया हुआ है, या एशिया अफ्रीका की तो स्मॉलर स्टेट की कंबाइंड पावर भी इनके सामने कुछ नहीं थी। इवन अगर हम यूरोप को जोड़ लेते हैं तो भी इनके सामने उन लोग कुछ भी नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर भी स्मॉल स्टेट्स के सुपर पावर को भी बहुत मदद मिलती थी। पहले मैंने आपको बताया स्मॉल स्टेट्स को क्या फायदा मिलता था, अब हम देख लेते हैं सुपर पावर को क्या फायदा मिलता था स्मॉलर स्टेट्स से। तो देखिए चार बहुत बड़े पॉइंट आते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए, 4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पहला, वाइटल रिसोर्सेस मिल जाती थी, ऑयल हो गया, मिनरल हो गया, छोटे छोटे स्टेट से मिल जाता था। फिर टेरिटरी, भाई वो आपके मेंबर मिल गए, मतलब एक प्रकार से उनकी टेरिटरी में आप जा सकते हो। तो सिंपल है भाई, जो सुपर पावर्स थी वहां से वो अपने वेपन लॉन्च कर सकती है, अपने ट्रूप्स वहां पर भेज सकती है। तो टेरिटरी का फायदा मिलता था। फिर लोकेशन का फायदा मिलता था, आप वहां जाके अपनी एनिमी जितनी भी कंट्रीज है उनको स्पाई कर सकते हो, देख सकते हो, और वहां से जाके कि बाकी कंट्री में क्या काम चल रहा है पूरी इंफॉर्मेशन लेने जा सकते हो। तो स्पाई करने का काम आसान हो जाता था, तो लोकेशन का फायदा मिलता है। फिर इकोनॉमिक सपोर्ट भी बहुत मिलता है। भाई जो छोटे छोटे एलाइज हैं ये मिलिट्री एक्सपेंसेस तो दे ही सकते हैं, इनसे पैसे का भी थोड़ा हेल्प मिल जाता। तो ये चार बड़ी चीज आती है, वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी, लोकेशन और इकोनॉमिक सपोर्ट। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। 4 पॉइंट तो अपने आप के हो गए, एक पांचवा उससे इंपॉर्टेंट, वो है आइडियोलॉजिकल रीजंस। अभी आइडियोलॉजिकल रीजन क्या होता है? जैसा हमने देखा भाई जो कोल्ड वॉर इसमें आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है।
रोल था। तो भाई एक सिंपल सी बात है, जो छोटे छोटे स्टेट जिस अलायंस को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसा करके सिंपल इन लोग अपना दबदबा दिखाते थे, मतलब जिसका अलायंस बड़ा है उसकी आइडियोलॉजी बेटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए का बड़ा है तो कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म अच्छा है, अगर यूएसएसआर का बड़ा है तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म बड़ा है, ऐसा वाइस वर्सा हमको देखने को मिल जाता था। तो कुल मिला के यही है, सिंपल सी बात है, जिसका अलायंस बड़ा है उसका दबदबा ज्यादा है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है और उसकी जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो ज्यादा अच्छी है। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता था। अब इसके बाद यार हमारे सामने आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। ये सीधा उठ के आ जाता है कि आप बताइए एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यार आपको समझने की जरूरत है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकेली चीज नहीं थी जो कोल्ड वॉर में हुई थी, ये क्राइसिस हो गए। और भी बहुत जगह हमें शूटिंग वॉर्स देखने को मिल रही थी, और भी जगह वॉर्स हो गई थी, हालांकि बहुत बड़ी वॉर नहीं हो पाई थी ये, लेकिन वॉर हुई थी, गोलियां चली थी वहां पर, थोड़े बहुत अटैक्स हुए थे, ये हुआ था। लेकिन आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि इनकी वजह से कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ था, है ना। तो अगर हम सुपर पावर की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब मैं आपको कोल्ड वॉर की डेफिनेशन बता रहा था, कि कई बार इन लोग के कॉन्फ्रंटेशन हुए, कई बार इनका आमना सामना हुआ था। तो इसके आपको 3 एग्जाम्पल बिल्कुल याद करना है। पहला आता है कोरिया। कोरिया में हमें सुपर पावर का कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है 1950 से 1953, फिर बर्लिन 1958 से 1962, और फिर कॉन्गो अर्ली 1960s, और भी बहुत सारी जगह थी जहां पर हमें इनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला। और जब ऐसा होता था ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि दोनों जो सुपर पावर है ये पीछे हटने से ही मना कर देते थे, कि नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो कई बार ऐसा लगता था यार कि कोई लड़ाई होने ही वाली है। तो अगर हम सिंपल बात करें भाई एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर से हम क्या समझते हैं, तो एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर मतलब होता है कुछ ऐसी जगह जहां पर वॉर और क्राइसिस हुए, या होते होते बच गए, होने की पूरी संभावना हो गई थी और बच गए, लेकिन इनने कभी भी कोई सर्टेन लिमिट क्रॉस नहीं करी। मतलब वॉर चाहे हुई हो, चाहे सिर्फ थोड़ा बहुत हुआ हो, वॉर बच गई हो, लेकिन कभी भी सर्टेन लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी। इसको हम बोलते हैं एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर। और यहाँ पर जान भी गई थी, जैसे मैंने बोला शूटिंग वॉर हुई थी, बहुत सारे लोगों की जान गई। कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई थी और कोई भी ऐसी ग्लोबल वॉर हमें देखने को नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं फिर भी पूरी दुनिया बच गई थी, इसलिए कोल्ड वॉर इसको बोला जाता है। अगर हम देखते हैं यार इनके केसेस में स्टडी करते हैं कॉन्फ्रंटेशन के एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में, तो बहुत जगह तो हमें बड़े बड़े मिलिट्री ग्रुप देखने को मिल रहे थे। मतलब इन लोग जितने भी सुपर पावर है अपनी अपनी मिलिट्री के बड़े बड़े ग्रुप बना रहे थे। तो सिंपल ऐसा है, इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होते हैं ना, आपस में कम्युनिकेशन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लड़ाई हो गई तो आपस में बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे से डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होते हैं। आपने सुना होगा अगर कभी इंडिया और चाइना के बीच में कुछ लड़ाई होती है, मुठभेड़ होता है, तो इंडिया के मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, थोड़ी बात करते हैं, ऐसा पहले भी चलता था। तो इन लोगों ने बात करी तो समझ में आया यार कि कई बार ऐसा होता था जो इनकी कम्युनिकेशन है ना उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी तो भाई वॉर होने लगती थी। तो यही एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर का एक बहुत मेन चीज आता है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यार, वो है कि जैसे टू ब्लॉक्स की हमारी लड़ाई चल रही थी, टू ब्लॉक्स मतलब हमारी जो अलायंसेस है इनकी लड़ाई चल रही थी, हमने एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में देखा। तो कई बार हमें देखने को मिला कुछ ऐसी कंट्री जिनका दोनों ब्लॉक से लेना देना नहीं है, वो सामने आए ताकि ये वॉर को वो रोक सके। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर हमारे सामने आए, इनने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब मेनली अगर हम बात करें तो हमारे जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, जो हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट का देखा था, अभी उस पर हम आगे आएंगे, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। नॉन अलाइंड जो कंट्रीज थी वो हमें सामने आती हुई दिखी कि कुछ भी करके हम बैलेंस कर सके और लड़ाई रोक सके। सबसे बड़ा नाम आता है भाई जवाहरलाल नेहरू जी। ये हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट के की लीडर रहे हैं। इनने जो भाई बहुत बड़ा रोल किया था, जो कोरिया की लड़ाई चल रही थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था, उसको मेडिएट करवाने में इनका रोल था, उसको शांत इनने करवाने का ट्राई किया था। फिर जो कॉन्गो क्राइसिस हो रहे थे, उस समय के जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उनने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसको रोकने के लिए। अब आपको एक और चीज बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन थे। उनने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था, तो ये हमें पूरा देखने को मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात बोले भाई, कोई कितना भी सामने आ जाए, बचाने का ट्राई करे, कुछ भी करे, अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर नहीं बन पाई तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है दोनों सुपर पावर को। उनने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया था, उनको पता था यार कि अगर वॉर हो गई तो काम डलने वाला है, बहुत बुरा नाटक हो जाएगा। तो उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यार कि उन्हें हर जगह थोड़ा समझा अपने आप को और उन्हें रिस्ट्रेन किया अपने आप को कि कोई भी हम वॉर ना करें। फिर इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है यार, वो ये है कि कोल्ड वॉर में जैसे कि भाई दोनों अलायंसेस की राइवलरी तो शांत किया नहीं था, वो तो चली रही थी। अब दोनों सुपर पावर क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा वेपन बनाते जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा आर्म्स बनाते जा रहे थे। मतलब ये पता चलता है कि स्टॉक्स हो गए थे, एकदम बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था यार कि हम कुछ भी कर लें,
हो सकता है वॉर हो जाएगी। तो अगर वॉर होगी तो भाई हमारे पास पूरे वेपन होने चाहिए। तो ये पूरा देखने को मिल रहा था। और फिर इन लोग ये भी कहते थे कि भाई अगर हम वेपन बनाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वॉर को प्रिवेंट करेंगे होने से। सिंपल रीजन है, दो सुपर पावर है, एक आर्म्स बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, तो एक दिन आएगा जब उसका दबदबा हो जाएगा, तो ऐसे में तो वो इस पर अटैक कर ही देगा। तो इनका कहना था अगर हम दोनों ही आगे बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन देते जाएंगे, तो वॉर कभी नहीं होगी। तो दोनों चीजें चल रही थी। एक तरफ इनका सोचना था यार कि वॉर तो होगी चाहे हम कुछ भी कर लें, और एक तरफ इन लोग बोल रहे थे अगर हम वेपन बनाते जाएंगे तो शायद रुक सकती है। साफ साफ दिया हुआ, टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट ऑकर इन स्पाइट ऑफ रेस्टोरेंट। मतलब इनका कहना था यार हो सकता है वॉर हो जाएगी। अब वॉर क्यों हो जाएगी भाई? अगर दोनों आर्म्स बराबरी के बना रहे तो वॉर नहीं होगी, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे आता है कि वॉर हो जाएगी? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है भाई। सिंपल सा ऐसा है कि सपोज कर लीजिए कोई एक साइड ने मिस कैलकुलेट कर लिया कि सामने वाला जो हमारा सुपर पावर है उसने कितने वेपन बनाए। मतलब अगर उसको ऐसा लगे कि सामने वाला तो बहुत ज्यादा बना चुका है, तो ये डर जाएगा, उस पर अटैक कर देगा। या ऐसा भी लगता है कि इसने बहुत कम बनाए तो भी हो सकता है अटैक कर दे। दोनों चांसेस हैं। इसका ये भी हो सकता है भाई कई बार उन लोग इंटेंशन ही मिसअंडरस्टूड कर लें। उनको ऐसा लग जाए यार कि सामने वाला कल हम पर अटैक करने वाला है, क्यों ना हम आज ही कर देते हैं। कई बार होता है ऐसा, गलत कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये भी है भाई, इंटेंशन का हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है अगर कई बार गलती से न्यूक्लियर वेपन चल गया तो, या कोई अगर ऐसा है कोई सोल्जर है उसने मिस्चीवियसली ऐसा कर दिया तो क्या चलो न्यूक्लियर वेपन चला देते हैं। आपको सिंपल बोल रहा हूँ, दो कंट्री है, इनमें बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। अभी से कोल्ड वॉर चल रही है, हॉट वॉर नहीं हुआ। इस कंट्री ने गलती से एक मिसाइल इस पर फेंक दी, क्या होगा उसके बाद आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा बात चल रही थी। फिर उसे बोला गया कि यार क्या पता एक्सीडेंट ही हो जाए, कि न्यूक्लियर वेपन में कोई एक्सीडेंट हो गया, वो फूट गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी पूरी बातें चल रही थी। और इसके बाद है कि चलो मानते एक्सीडेंट हो गया, गलती से यूएसए ने यूएसएसआर पर गलती से न्यूक्लियर वेपन फेंक दिया, तो वो कंट्री बिलीव कैसे करेगी कि उनसे गलती हुई? उसको तो यही लगेगा यार इसे जानबूझकर किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। मतलब इन शॉर्ट बोला जा रहा था कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए वॉर तो कभी ना कभी हो ही जाएगी भैया, इसलिए प्रिपरेशन पूरा चलना चाहिए। एक बात ये चल रही थी। उसके बाद फिर ये हुआ यार, जब ये चीजें बढ़ती गई, दोनों कंट्री बिल्कुल अंदर झोंक दिया था उन्होंने अपने आप को आर्म्स बनाने के लिए। उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर दोनों को समझ में आया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमको न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपनों को कम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों के दिमाग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया, उसको बोलते हैं आर्म्स कंट्रोल। मतलब दोनों कंट्री आपस में बात करेंगी, वार्तालाप करेंगे और डिसाइड करेंगे यार हम क्या कर सकते हैं। तो 1960s में जब स्टार्टिंग हो रही थी, तो ये दोनों साइड्स ने तीन बहुत सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट करे उस डिकेड में। तीन बहुत अच्छे अग्रीमेंट हुए। इसके बारे में हम चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। एक था लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, एक था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तीन एग्रीमेंट हुए थे बहुत अच्छे से, जहाँ पर इन्हें यही बात करी थी कि हम आर्म्स में कैसे लिमिटेशन कर सकते हैं। मतलब दोनों बात करेंगे यार कि हम इस टाइप के वेपन नहीं बनाएंगे, हम इस लिमिट में वेपन बनाएंगे, ऐसी पूरी बात कर रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी ट्रीटी हमें देखने को मिली, और भी आगे बहुत सारी ऐसी सेवरल ट्रीटीज थी जो दोनों ने साइन करी थी। तो एक अच्छी चीज हमें देखने को ये मिल गई थी। इसके बाद यार ये टाइमलाइन मैंने जानबूझकर डाली, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार भैया क्या टाइमलाइन से बोर्ड में आता है? जी नहीं, टाइमलाइन से बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन टाइमलाइन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती, जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। भाई अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन अगले चैप्टर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट आती है। तो कोई भी ऐसी डेट जो चैप्टर में रिपीट हो रही है बार बार, उस टॉपिक के बारे में अगर हम बार बार चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी फिर कोई भी डेट आपको बोर्ड में नहीं आएगी, इसलिए टाइमलाइन बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। आपको टाइमलाइन में जो डेट है वो कहीं ना कहीं चैप्टर में आपको एक ना एक बार देखने को मिल ही जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बार टाइमलाइन आप पढ़ सकते हैं यार कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, तो उसको टिक कर लीजिएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट डेट पता चल जाएंगी। बाकी टाइमलाइन आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना, ना पॉलिटिकल साइंस, ना हिस्ट्री, ना कोई और। इसके बाद यार इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फाउंडर फिगर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। भाई ये 5 जन के नाम तो बिल्कुल आपको याद करना है। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन थे फाउंडर नाम के। आपको इनकी कंट्री भी याद करना है, नाम भी याद करना है। अब एक और क्वेश्चन, बच्चे बोलते हैं भैया बॉक्सेस से आता है क्या? बॉक्सेस से नहीं आता है। आपको कभी नहीं आएगा कि कॉमन निक्रुमा के बारे में बताइए, कभी नहीं आएगा सुकर्नो के बारे में बताइए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि नाम के फाउंडर बताइए और उनकी कंट्री बताइए, क्योंकि एक अलग चीज हो गई है। तो आप ये याद रखिए यार, बॉक्सेस नहीं आते हैं, बॉक्सेस की हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम वीडियो में कवर कर देंगे। जैसे नाम याद रखिए, क्वामे निक्रुमा ये घना से थे, सुकर्नो इंडोनेशिया से थे, गमल अब्दुल नसर ये इजिप्ट से थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया से थे। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे नाम के। इनके आपको नाम बिल्कुल याद रखना है। नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल आपको इन सबके नाम याद रखना है। तो यार इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 भी खत्म होता है। होपफुली आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा।
आपको एंड स्क्रीन में पार्ट नंबर 3 मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट बचता है कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं तो मिलता रहूंगा हर वाली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।